अच्छा, हाँ बस लाइव कर दीजिए। Hello, good morning. So today we are going to start the most important topic, that is capital budgeting. So capital budgeting already we have started, in which we have discussed how to calculate the cash flows. So cash flow is the basic ingredient or input which is required for different methods of capital budgeting or techniques of capital budgeting, which we will be discussing today. कोई भी आप टेक्निक लेंगे उसमें हमें सी फैट कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमने पहले ये सीखा कि कैसे कैश फ्लो को कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द कैश फ्लोस। सो टुडे विल लर्न डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अलग अलग जो टेक्निक्स हैं कैपिटल बजटिंग की वो हम आज करेंगे। तो कई टेक्निक्स हैं जिसमें कुछ का जो आधार है वो है प्रॉफिट। तो एक ही टेक्निक है, दैट इज ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें हमें प्रॉफिट की फिगर चाहिए होती है, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो एक ऐसा मेथड है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, विच रिक्वायर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज इनपुट, जिसमें हमें पैट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की आवश्यकता पड़ती है। As far as the other methods are concerned, we will not be requiring profit, rather we will be requiring CFAT, cash flow after taxes. बाकी के जितने भी मेथड हैं उसमें हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस का इस्तेमाल करना है। तो बाकी और कौन कौन से मेथड हैं, जैसे कि हमारा पे बैक मेथड है, पे बैक, या फिर NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, या फिर IRR, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये क्या होते हैं, एक एक करके हम इसको करेंगे। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है पे बैक। पे बैक यानी कि कितने टाइम में हमारी जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, वो निवेश है, वो वापस आ जाएगी। जो बिजनेसमैन है वो इंटरेस्टेड होता है ये जानने के लिए कि उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने समय में वापस आ जाएगी। तो जितने समय में पैसा जो हमने ओरिजिनली लगाया है बिजनेस में वो वापस आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं पे बैक। तो ये जितना कम हो, जितना शॉर्ट हो, उतना बेटर है। द शॉर्टर द पे बैक बेटर इट इज। तो इसको हम ईयर्स के रूप में कैलकुलेट करते हैं, जैसे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3.5 ईयर्स एंड सो। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है पे बैक। तो इसका जो बेसिस क्या है, वो बेसिस सी फैट है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस की आवश्यकता हमें पड़ती है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस फिगर, पे बैक। फिर दूसरा है ARR या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ARR इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो कि हम अपने निवेश पे कमा रहे हैं, द रेट विच वी आर अर्निंग ऑन आवर इन्वेस्टमेंट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। वो कैसे निकालते हैं वो अभी अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। पैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो ARR आ जाता है हमारा। थर्ड मेथड है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कैश फ्लोज की, जैसे हमने अब सेकंड टॉपिक में किया था ना। सेकंड टॉपिक हमने किया था द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो इस केस में हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो हमें टेबल यूज करनी पड़ेगी, टेबल 3 या टेबल 4, और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो हमारे फ्यूचर के इनफ्लोज होंगे। और उस देन यू विल कंपेयर दोस विद द those you will compare with the outflows, and then you can take a decision regarding this. ठीक है, the next method is the IRR, internal rate of return.
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितने % हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर दोबारा हमें रिटर्न मिल रहा है। तो IRR थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स, बट विद प्रैक्टिस यू कैन ऑल्सो लर्न IRR एज वेल। तो इस टॉपिक को करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस आपको भेजे हैं। we will be discussing these 2 questions, 4.1 and 4.2. So these questions are already with you people. ठीक है, तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है 4.1। 4.1 में हमें कौन सी फिगर दी हुई है? कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, यानी कि ये हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, EBIT है, इसको EBIT भी बोल सकते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो इसमें अभी डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट नहीं हुई है। तो जो CBDT फिगर है, कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। CBDT माइनस डेप्रिसिएशन विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, इसको PBT या टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। फिर हम टैक्स लगाएंगे, फिर हमारी पैट की फिगर आ जाएगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे तो CFAT आ जाएगा। तो CFAT की आवश्यकता हमें है अगर हम पे बैक कैलकुलेट कर रहे हैं। पे बैक मेथड मैंने बताया आपको कि कितने टाइम में हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है जो वो वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये 4.1 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो 4.1 क्वेश्चन में हमें क्या फिगर दी हुई है? हमें जो फिगर दी हुई है वो है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, ये वाली फिगर्स हमको दी हुई है। 1 2 3 4 5, these are the figures which are given. First year it is 10,000, second year it is 12,000, third year 13,000, fourth year 15,000, fifth year 20,000. The cost of the machine is 50,000. The cost of the machine is 50,000 and it has a zero salvage value. एक ऐसी मशीन जिसकी लागत 50,000 रुपए है और इसकी साल्वेज वैल्यू यानी कि जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी 5 साल के बाद तो इसकी वैल्यू 0 रह जाएगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू, 50,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, तो आपको मिल जाएगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी मिल जाएगी पर एनम? 10,000। डेप्रिसिएशन पर एनम यू विल बी गेटिंग 10,000। तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, 50,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 10,000 पर एनम आ गया। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो यूज करो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये सबसे सिंपल है और आसान है। ठीक है, तो 10,000 हमारी पर एनम डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो जो कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस हैं उसमें से हम 10,000 माइनस करेंगे, ये देखने के लिए कि कितने अमाउंट पे हमको टैक्स देना है। दैट फिगर इज नोन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, तो फर्स्ट ईयर में 10,000 माइनस 10,000 ये 0 हो जाएगी। 10,000 माइनस 10,000, 10,000 हमारी बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस है ना, तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई 0 आ गई, इसके ऊपर जिसके ऊपर हमें टैक्स देना है। ठीक है, सेकेंड ईयर में जो हमारी फिगर है वो 12,000 है, उसमें से 10,000 अगर आप माइनस करोगे तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी? 2,000। टैक्सेबल इनकम यू विल गेट इज 2,000, दैट इज इन द सेकेंड ईयर। इन द थर्ड ईयर इट इज 13,000 माइनस 10,000, 13,000 माइनस 10,000 कितनी आ गई? 3,000। 3,000 आ गई हमारी टैक्सेबल इनकम थर्ड ईयर में, राइट। फोर्थ ईयर में 15,000 है माइनस 10,000, तो ये 5,000 आ गई जिसके ऊपर हमें टैक्स देना है। इसी तरह से लास्ट ईयर में 20,000 है माइनस 10,000, इट विल बी 10,000, दैट इज our taxable income. Now we will pay tax on this income at the rate of 40%. Tax rate given in the question is 40%. 40% is the tax rate. So on zero income, the tax will be 0.
On zero income, tax will be 0. On 2000, the tax will be 800. Income of 2000, 40% of 2000 will be 800. Okay. On income of 3000, the tax will be 1200. On income of 5000, tax will be 2000. And income of 10,000, the tax will be 4,000. So what we will get is PAT, profit after tax. After paying the tax, what is the profit, amount of profit which is left? So first year it will be 0. In the second year, it will be 1200, 2000 minus 800. In the third year, it is 1800, 3000 minus 1200. In the fourth year, it is yes, 3000, 5000 minus 2000. And in the last year, it is 12,000. Last year, it is 6,000, 10,000 minus 4,000, 6,000. So this is PAT. But we require CFAT, cash flow after taxes. In this case, we will add back the depreciation. PAT plus depreciation. This is PAT plus depreciation. This will be 10,000. 0 plus 10,000, 10,000. In the second case, it is 1200 plus 10,000, 11,200. Okay. Third year, 1800 plus 10,000, 11,800. Fourth year, 3000 plus 10,000, it will be 13,000. And in the fifth year, it is 6,000 plus 10,000, 16,000. This is CFAT, cash flow after taxes. Okay. So in order to calculate the payback, we also require the cumulative cash flows. Cumulative cash flow figure. Cumulative means the cash flow of the previous year is added with the current year. You will get the CFAT. You will get the cumulative cash flows. Just like you solve problems in the statistics, same here. So the cumulative cash flows for the first year are 10,000 because 10,000 is to be not to be added with anything because this is the profit of the first year. So the cumulative profit of the first year is 10,000. So the CFAT will be 10,000. Second year, 10 plus 11,200, the profit of the second year. It will be 21,200. Second year, it will become 21,200. Third year, it will become 33,000, 21,200 plus 11,800. So it will become 33,000. Fourth year, it will become 13,000 plus 33, 46,000. And in the last year, it will become 16,000 plus 46 of the previous, that is 62,000. This is known as cumulative cash flows. So cumulative cash flows figures we require in order to calculate the payback method, in order to calculate the payback. Now we can calculate the payback. Payback means in how much time we have recovered our initial investment. So what was our initial investment? Our initial investment was 50,000. When we have purchased the machine, the initial investment was 56,000. So after the end of the fourth year, we have recovered only 46,000. After the end of the fourth year, we have recovered how much? We have recovered only 46,000. Fourth year is here. So after 4 years, we have recovered only 46,000. Okay, 46,000. So what is the amount which is left still to be recovered? The amount which is still to be recovered is 4,000. क्योंकि हमने 50,000 का निवेश किया था, तो 4 सालों के बाद हमारे पास सिर्फ 46,000 आए. तो अभी कितना अमाउंट हमारा और रह गया जो हमें रिकवर करना है? तो जो अमाउंट हमें रिकवर करना है वो 4,000 रह गया. तो जितना अमाउंट रह गया उसको हम ऊपर रखेंगे. तो इसका मतलब ARR कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉरी, पेबैक कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंप्लीटेड ईयर्स 4, 4 साल कंप्लीट हो गए, अभी तक हमने अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं की, प्लस ए पार्ट ऑफ द फिफ्थ ईयर. जो फिफ्थ ईयर का एक भाग है वो भी आएगा. तो कैसे निकालेंगे फिफ्थ ईयर के भाग को?
कितना अमाउंट हमारा रह गया जो अभी हमने रिकवर करना है? वो रिकवर करना है 4000। 4000 अभी हमारा और अमाउंट रह गया, क्योंकि 50,000 हमने इन्वेस्ट किया था। 4 साल के बाद सिर्फ हमारे पास 46,000 आए, 46,000 आए। और फिर 5th ईयर का कैश फ्लो देखेंगे कितना है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो नहीं, सिंपल कैश फ्लो। तो 5th ईयर में जो हमारा कैश फ्लो था वो था 16,000। ठीक है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस 5th ईयर में। तो इसका मतलब है 4000 डिवाइडेड बाय 16,000, इतना पार्ट हम 5th ईयर का भी यूज कर रहे हैं। 4 + 0.25, तो ये जो आंसर आ जाएगा 4.25 ईयर्स। इसका मतलब है कि जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 4.25 ईयर्स में रिकवर हो रही है। इनिशियल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 4.25 ईयर्स में हमारी रिकवर हो रही है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट इसको 4 साल में रिकवर करना चाहता है, मान लो हमने एक यार्ड स्टिक तय कर दिया कि हमें अगर 4 साल में रिकवर होता है तो निवेश करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस केस में वो निर्णय लेंगे कि नहीं, ये प्रोजेक्ट बेकार है, इसमें बहुत लंबा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर वो 4.5 साल में रिकवर करना चाहते हैं तब ये प्रोजेक्ट जायज है। दिस प्रोजेक्ट इज ओके बिकॉज इट इज रिकवरिंग मनी लेस देन 4.5 ईयर्स। तो इस तरह से हम निर्णय लेते हैं, वी डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट इन ए प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉन पेबैक मेथड। ठीक है, तो पेबैक में आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज की फिगर चाहिए होती है। पहले कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे, फिर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा ARR। नहीं, इसमें सेकंड क्वेश्चन हमें एनपीवी निकालनी है 10% पे। व्हाट इज द एनपीवी ऑफ दिस प्रोजेक्ट एट 10%? तो एनपीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू। इसमें आउटफ्लो कितने हुए थे हमारे, पहले आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे। आउटफ्लो हुए थे 50,000। the NPV, how you calculate? First you calculate the outflow. Outflow are 50,000 एंड इनफ्लोस जो हमारे हुए हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एट 10%। ठीक है, तो कैश फ्लो की फिगर मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी। 11,200, 11,800, 13,000, 16,000, 10,000, ये वही फिगर है जो हमने आगे कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, ये वही फिगर है जो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, सी फैट फिगर्स। ये फिगर्स हमने कैलकुलेट किए हैं। इसको दोबारा से लिखने का मतलब है कि कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि अब हम एनपीवी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमको देखना है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्योंकि हमको 10% पे रिक्वायर्ड है एनपीवी, तो 10% पे हम देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है। इसके लिए टेबल 3 यूज करनी है आपको। टेबल 3 प्रेजेंट वैल्यू। तो 10% पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर है वो है 0.909 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड के लिए 0.826, थर्ड के लिए 0.751, फोर्थ के लिए 0.683 और फिर 0.621। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों, और ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। मल्टीप्लाई दिस विद दिस, यू विल बी गेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकली है वो है 46,017, 46,017, 46,017 रुपीज। ठीक है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू 46,017 रुपीज। बट अवर इन्वेस्टमेंट वाज 50,000। हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और जो प्रेजेंट वैल्यू वो कम है, तो इसका मतलब नेगेटिव एनपीवी आ गई, नेगेटिव, माइनस में आएगी नेगेटिव। तो आंसर जो आया है वो है -3,983, -3,983, दैट इज द एनपीवी। तो माइनस जब भी एनपीवी आती है तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है? अगर एनपीवी 0 या उससे ज्यादा है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। 0 पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, 0 है तो। लेकिन अगर 0 से ज्यादा है, वो कब होगी? जब पॉजिटिव होगी, तो एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल को। और अगर 0 से कम हो तो इसका मतलब नेगेटिव है, उस केस में इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इन दैट केस इट इज टू बी रिजेक्टेड। ठीक है,
तो अभी हमने दो मेथड कर लिए हैं. One is payback and second is NPV. More question I am doing here. Next question will cover all the 5 methods of techniques. अब इसको भी करते हैं. Question number 4.2. The question is already with you people. इस केस में भी कैश फ्लो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है. प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ईयर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और ये फिगर्स दी हुई हैं. फर्स्ट ईयर में ये अमाउंट है 10,000. ओके, जस्ट मिनट, मैं बुक में से सामने रख लेता हूँ. ओके, जो हाँ हमें फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस 10,000. सेकेंड ईयर में दिया हुआ है 11,000. थर्ड ईयर में दिया हुआ है 14,000. फोर्थ ईयर में 15 एंड फिफ्थ ईयर में 25. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. तो कॉस्ट ऑफ द मशीन है 50,000. इस केस में भी 50,000 है. तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 माइनस जीरो सैल्वेज वैल्यू है, जो कि इसकी मशीन की लाइफ खत्म होने के बाद इसकी वैल्यू 0 है. कितने ईयर्स है इसकी लाइफ? 5 ईयर्स. तो डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आ गया? 10,000. ठीक है. तो आफ्टर राइटिंग द फिगर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस माइनस डेप्रिसिएशन कितनी है? 10,000. कैसे कैलकुलेट किया? ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया. डेप्रिसिएशन पर ईयर 10,000. अब ये हमारी क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस. इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लिख सकते हो और टैक्सेबल इनकम भी लिख सकते हो. फर्स्ट ईयर इट विल बी 0. सेकेंड ईयर इट इज 1,000 बिकॉज 11 minus 10. थर्ड ईयर 14 minus 10 4,000. फिफ्थ ईयर फोर्थ ईयर इट इज 15 minus 10 5,000. फिफ्थ ईयर इट इज 25 minus 10 15,000. फर्स्ट ईयर 10 minus 10 0. सेकेंड ईयर 11 minus 10 1,000. Third year it is 14 minus 10 4,000. Fourth year it is 15 minus 10 5 and fifth year it's 25 minus 10 15. ठीक है, ये अमाउंट है. इसके ऊपर हमें टैक्स देना है. तो टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 35%. अलग अलग क्वेश्चन में टैक्स रेट अलग अलग दिया हो सकता है. तो अब हमको कैलकुलेट करना है टैक्स. तो 1,000 पे टैक्स 35% कितना निकल गया? 350. ठीक है. 4,000 पे टैक्स निकलेगा 35% 1,400. 5,000 पे 1,750 35% निकाला है. और 15,000 पे ये है 5,250. दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच वी हैव कैलकुलेटेड. ठीक है. सो व्हाट वी विल गेट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दिस इज टैक्सेबल इनकम माइनस टैक्स, पैट. ठीक है. फर्स्ट ईयर 10,000 माइनस 10,000 इट इज कोई टैक्स नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो पैट भी 0 है. पैट फिगर इज 0. यस. सेकेंड ईयर 650. थर्ड ईयर इट इज 2,600. फोर्थ ईयर इट इज 3,250 एंड फिफ्थ ईयर इट इज 9,750. 9,750. ठीक है, ये वाली फिगर 9,750. ये कैसे निकालिए? इसमें से ये टैक्स आप लेस करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी. ओके. और फिर अब हमें कैलकुलेट करना है सी फैट. हमने कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? सी फैट डेप्रिसिएशन प्लस पैट. तो ये पैट वाली फिगर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसमें डेप्रिसिएशन हम ऐड बैक कर देंगे. तो ये आ गया 10,000. और सेकेंड ईयर में आ गया 10,650. 10,650. थर्ड ईयर में आ गया 12,600. 12,600. फोर्थ ईयर में आ गया 10,000 प्लस 3,250 आ गया 13,250.
और फिफ्थ ईयर में 10,000 प्लस 9750 19750 ठीक है। और लास्ट में मैंने कैलकुलेट किया है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो सी फैट क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यानी कि सबसे पहले 10,000 क्यूमुलेटिव कितना है 10,000। अब जो सेकेंड ईयर का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 प्लस दिस फिगर सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है। सो 10,000 प्लस 10,650 इज 2,650। अब 2,650 में थर्ड ईयर का जो सी फैट है वो ऐड करो। 2,650 में थर्ड ईयर का सी फैट ऐड करेंगे तो आ जाएगा 33,250। इस तरह से नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा 46,500 फोर्थ ईयर के एंड तक 46,500। और फिर लास्ट में आ जाएगा 66,250 उसमें हमने ऐड कर दिया नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 19,750 सी फैट। अब हमको निकालना है पे बैक। तो पे बैक यानी कि 4 साल कंप्लीट हो गए है ना। तो अभी हमने कितने पैसे रिकवर किए हैं 46,500 और हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है 50,000। इन्वेस्टमेंट क्या है 50,000 और हमने रिकवर कितने किए हैं 46,500। कितना अमाउंट रह गया जो अभी हमने रिकवर करना है 3,500 3,500 अमाउंट अभी बचा हुआ है जो हमने रिकवर करना है। तो ये वाली फिगर ऊपर आ गई 3,500। 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो जो कंप्लीटेड ईयर है वो यहाँ पे लिखेंगे 4 कंप्लीटेड ईयर हो चुके हैं 3,500 अभी हमें और रिकवर करने हैं। और उस ईयर के कैश फ्लो कितने हैं उस ईयर के कैश फ्लो हैं 19,750 वो नीचे रखेंगे 19,750 ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर 4.177 और इसको 4.18 राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारा आंसर है वो 4.18 अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। दैट इज द पे बैक। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पे बैक पीरियड क्या है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें पैट की फिगर चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वी रिक्वायर पैट। अब इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए जो ARR है। ARR कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पैट हमको दिया हुआ है इसका टोटल कर लेते हैं। सो पैट फिगर इज गिवन एंड इट्स टोटल इज 16,250। जो पैट की फिगर है चारों को ऐड कर लेंगे तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा 16,250 16,250 डिवाइडेड बाय 5 क्यों क्योंकि 5 साल के लिए प्रोजेक्ट है तो 5 ही इसको डिवाइड करेंगे कि 5 साल ये प्रोजेक्ट चला तो एवरेज प्रॉफिट इसने कितना कमा के दिया। एवरेज प्रॉफिट इसने कमा के दिया 3,250 16,250 डिवाइडेड बाय 5 ठीक है। तो ये हमने एवरेज प्रॉफिट लेना है। एवरेज प्रॉफिट इज 3,250 और एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है। एवरेज इन्वेस्टमेंट है जो कॉस्ट ऑफ द मशीन होती है ना उसमें से साल्वेज वैल्यू कम करते हैं उसको 2 से डिवाइड करते हैं 5 से नहीं। इट इज टू बी डिवाइडेड बाय 2 कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 और साल्वेज वैल्यू को बाद में ऐड करते थे। दिस इज द फॉर्मूला। तो कॉस्ट है 50,000 साल्वेज वैल्यू है 0 और डिवाइडेड बाय 2 इसमें भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 50,000 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 2 25,000। हमारी जो इन्वेस्टमेंट आ गई है वो 25,000 आ गई। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 25,000।
अब हमको ARR निकालना है. We have to calculate ARR. ARR is the average rate of return. That is average PAT 3250 divided by average investment 25,000 into 100. into 100. ये 100 है, मैंने गलती से 1000 लिख दिया, आप 100 करो उसको. ये 100% है, 100 है, सॉरी. ठीक है, मेक इट 100. इट इज बाय मिस्टेक इट इज रिटन 1000. इसको 100 ही करो, 100. तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 13% है. योर आंसर इज 13%. दैट इज ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. सो दिस इज द ओनली मेथड वेयर वी यूज पैट. ये इकलौता मेथड है जिसमें हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पैट की फिगर यूज करते हैं. ठीक है, तो सेकंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट है हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% निकालनी है. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें CFAT की फिगर्स चाहिए. CFAT की फिगर्स ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड. CFAT की फिगर ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 10,000, 10,650. These figures are already with us. 10,000, 10,650. थर्ड ईयर इट इज 12,600. ये फिगर मैंने यहीं से ली है. पैट सेम जो पैट है ना, ये वाली फिगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम दोबारा से इसको राइट कर दिया. इट इज रीड नॉट पैट, सॉरी, CFAT. दीज आर द फिगर्स. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, क्योंकि ये कैश फ्लो चाहिए ना. तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की जो फिगर्स ऑलरेडी हमारे पास हैं उसको दोबारा से लिख दिया नीचे. इट हैज बीन री रिटन हियर. तो 10,000, 10,650, 12,600, 13,1250 एंड 19,750. ये वाली CFAT की फिगर्स है. अब हमने प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखनी है, PVF टेबल 3. वहां से हमने 10% के लिए फैक्टर्स देखने हैं. टेबल 3 में से 10% के लिए फैक्टर्स. तो 1 ईयर के बाद इसकी जो वैल्यू है 0.909, 2 ईयर्स के बाद है 0.826, 3 ईयर्स के बाद है वैल्यूज 0.751, 4 ईयर के बाद है 0.683 और 5 ईयर के बाद है 0.621. ठीक है, these are the values which we have obtained from the table. Then next step will be calculate the present value. कैसे करेंगे? This multiplied by this. दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में. You will get the present value. ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू 10,000 into 0.909 is 9090, 9090. इसी तरह से आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ओके, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर एंड में इसको ऐड कर देंगे. पांचों को, 5 फिगर्स हैं, 5 को ऐड कर देंगे. तो द टोटल इज 48,664, 48,664, 48,664. What is the net present value? Because the value of outflows is higher, value of inflows is less. Outflows value is 50,000, that is the cost of the machine. Value of the inflows is 46,664, 46,664. So inflows, present value of inflows minus present value of outflows. So this will give us minus answer 1336, minus 1336. So it means again it is giving us a negative value. So if NPV is less than 0, when the NPV will be less than 0 when it is in negative. So when NPV is less than 0, the proposal is not acceptable. Proposal is not acceptable. Okay, so the proposal will be rejected. Proposal will be rejected. ठीक है, ओके.
I hope all the things are clear. That is okay. Next, we have to calculate the profitability index, PI. D part, profitability index at 10%. So as far as the profitability index is concerned, same data which is being used for calculating the present value, same data we can use to calculate the profitability index. So profitability index is a relative, the present value gives answer in absolute value. Absolute value मतलब जैसे कि अभी हमारी निकाली 1336 रुपए नेगेटिव, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप रिलेटिव टर्म में दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो रिलेटिव टर्म में भी आप निकाल सकते हैं। तो डाटा बिल्कुल वही होगा। तो इसमें आपको जो फॉर्मूला वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज कितना है? 48,664 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज कितना है? 50,000। तो ये आपका आंसर आ गया 0.973। तो ये 1 से लेस है। अब इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है? अगर PI 1 से कम हो, इफ PI इज लेस देन 1, रिजेक्ट। यहां पे मैं लिख देता हूं, if PI profitability index is less than 1, reject the proposal. If PI is greater than 1, accept the proposal. If PI is equal to 1, we are indifferent. ठीक है। PI की 3 हो सकती हैं। PI लेस देन 1, रिजेक्ट। PI ग्रेटर देन 1, एक्सेप्ट। PI इक्वल टू 0, मे एक्सेप्ट और मे रिजेक्ट। वी आर इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब है उसको हम प्रपोजल को मान भी सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये डिसीजन क्राइटेरिया आपका होता है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि क्या इस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि PI कितना है, क्या वो 1 से कम है या 1 से ज्यादा है। अगर PI 1 से ज्यादा है तो हम प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, PI 1 से कम हो तो रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। अब हमारा लास्ट मेथड आ गया IRR। IRR थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है। इट इज समवट डिफिकल्ट, बट इफ यू विल पे अटेंशन प्रॉपरली तो आप इसको समझ सकते हैं बड़ा इजीली। ठीक है। तो हमको IRR निकालना है। IRR क्या होता है? IRR इज दैट रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट ऑफ रिटर्न है जहां पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी इनफ्लो है उसके बराबर ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो होगी। वो वाला कौन सा रेट है वो निकालना है हमको, IRR। दैट इज नोन एज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके लिए हमको इंटरपोलेशन टेक्निक होती है वो यूज करनी पड़ती है। वी यूज टेक्निक नोन एज इंटरपोलेशन। ठीक है। तो अगर IRR पे हमारी NPV ऑफ द प्रोजेक्ट 0 होगी। एक और चीज आप ध्यान रखें, अगर हम IRR पे NPV कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की तो NPV 0 हो जाएगी हमारी। उस केस में NPV विल बी 0। तो हमको ये देखना है कि क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, तो NPV अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आएगी। तो अब IRR को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके 2-3-4 स्टेप्स हैं। अगर तो क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, IRR और NPV दोनों पूछे गए हैं, तो सबसे पहले आप ना NPV कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट द NPV, इट विल हेल्प you in calculating the IRR. It will help you in calculating the IRR. तो इस क्वेश्चन में अभी जैसे हमने NPV 10% पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, तो
तो एनपीवी 10% पे जो हमने कैलकुलेट किया है वो नेगेटिव आया है। क्यों, कितना नेगेटिव आया था? वो आया था -1336। यहाँ उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आई थी वो आई थी 48,664, 10% पे 48,664। तो हमारा निवेश कितना है? हमारा निवेश है 50,000। अवर इन्वेस्टमेंट इज 50,000। ठीक है, तो हमको कौन सा रेट चाहिए जो हमारी निवेश के बराबर हो? तो 10% पे तो ये कम आया। अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट को अगर हम 9% पे ले जाएं तो शायद जो हमारी एनपीवी है वो बढ़ जाए। एक चीज आप बिल्कुल याद रख लो कि डिस्काउंट रेट अगर ज्यादा है तो एनपीवी कम आएगी। हायर द डिस्काउंट रेट लोअर विल बी। अगर डिस्काउंट रेट हाई है तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को करने में ये हेल्प करेगा। अगर डिस्काउंट रेट हाई है तो इसका जो रिजल्ट होगा, एनपीवी होगी वो कम होगी या लो होगी। और अगर डिस्काउंट रेट लो है तो एनपीवी हाई होगी। आप इसको बेशक लिख भी लें। ओके, अगर डिस्काउंट रेट हाई है तो एनपीवी लो होगी। अगर डिस्काउंट रेट लो है तो एनपीवी हाई होगी। इसका रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में जो अगर 10% हमारा डिस्काउंट रेट है तो एनपीवी हमारी आ रही है 48,664। तो अब हमको इंक्रीज्ड एनपीवी चाहिए, ज्यादा एनपीवी चाहिए, 50,000 के बराबर चाहिए। तो हम डिस्काउंट रेट को अब कम कर देंगे, क्योंकि कम डिस्काउंट रेट पे एनपीवी ज्यादा होगी। तो अब हम 9% पे देखेंगे कि इसकी, ये ट्रायल एंड एरर होता है। ट्रायल एंड एरर मतलब करते जाओ और गलती करो और आगे बढ़ जाओ, गलती करो और सीखो और आगे बढ़ जाओ। एग्जैक्ट हम शुरू में कोई अंदाजा लगाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जब हमने 10% पे इसकी एनपीवी कैलकुलेट कर लिया तो हमें बहुत अच्छा अंदाजा हो गया कि ये जो डिस्काउंट रेट है 10% तो नहीं है, उससे कम है। उससे कम कुछ भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि चलो 9% पे देखते हैं कितना आता है। ठीक है, अगर 9% पे नहीं आएगा तो और भी कम कर लेंगे। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, जो सी फैट की फिगर है जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है वही फिगर फिर से यूज होंगी। सी फैट कैलकुलेट करना सही तरह से बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में सी फैट का इस्तेमाल किया जाता है। सी फैट है 10,000, 10,650, 12,600, 13,250 और 19,750। ये सी फैट हमको ऑलरेडी दी हुआ है। अब हम प्रेजेंट वैल्यू 9% पे कैलकुलेट करते हैं कि 9% पे देखें क्या आता है। तो 9% की वैल्यू मैंने टेबल से ली है। दीज आर फ्रॉम टेबल 3। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 9%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 9%, पीवीएफ टेबल से हमने ली है। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर है 0.917 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड के लिए 0.842, थर्ड के लिए 0.772, नेक्स्ट के लिए 0.708 और फिफ्थ ईयर के लिए ये है 0.650। ओके, दैट इज फॉर द फिफ्थ ईयर। अब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू कैसे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस बाय दिस। ये आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो जो सारी फिगर्स आई हैं उसको ऐड करेंगे तो 50,083 रुपीज, 50,083 रुपये आ गया। तो इसका मतलब है कि जो IRR है वो 9% से तो ज्यादा है लेकिन 10% से कम है। IRR इज हायर देन 9%, क्योंकि 9% पे इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो हमको वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए 50,000।
थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब जो IRR है वो स्लाइटली हायर देन 9%, थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है उसके लिए हम टेक्निक यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। दिस टेक्निक, ये वाला फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद रखो। द फॉर्मूला इज दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि आपको यूज करना है। ठीक है, IRR इज इक्वल टू लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, LRI मैंने लिखा है। बुक में कुछ और दिया हुआ है, आप वो छोड़ दो, क्योंकि ये इससे आप ये लिखोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट LRI प्लस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू at lower rate of interest minus present value of outflows. ठीक है, present value at lower rate of interest minus present value of outflows क्या थे? 50,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट में अभी हमने कैलकुलेट किया है 50,083 रुपए। और डिवाइड किससे करना है इसको? प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, सेम, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लोअर रेट माइनस हायर रेट, लोअर रेट माइनस हायर रेट, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू 9% पे निकाल ही लिया, तो 9 और 10 में से कम क्या है? लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, फॉर्मूला लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। दो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने पड़ेंगे हमें, वी हैव टू टेक टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द लोअर बिटवीन 9 एंड 10? 9 और 10 में से कम कौन सा है? 9, तो 9 लिया हमने। प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 50,083, 50,083। प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 50,083। प्रेजेंट वैल्यू एट हायर वैल्यू इज 50,000। present value of outflow, present value of outflow is 50,000. Lower value 50,083, higher value, not higher value, cash flow, cash outflow. Outflow is 50,000, cost of the machine. और नीचे आपका आ जाएगा 50,083 माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट। हायर रेट इट वाज 48,664, 48,664 ये हायर रेट पे थी। ठीक है, अब हायर रेट माइनस लोअर रेट, हायर रेट क्या था? 10, लोअर रेट क्या है? 9, 10 माइनस 9। अब ये ऊपर जो वैल्यू आ गई है वो 83 आई, 50,083 माइनस 50,000, 83, और नीचे जो वैल्यू आई है वो है 1419। 50,083 में से अगर आप 48,664 कम करोगे तो ये फिगर आ जाएगी 1419 इंटू 1, क्योंकि 10 गुना 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, इंटू 1। तो इंटरपोलेशन बोलते हैं इस टेक्निक को। तो ये आ जाएगा 9.058, 9.058 आंसर, या फिर 9.06 अप्रोक्सीमेट आंसर, 9.06। तो IRR हमारा निकल गया 9.06। तो IRR को करने के लिए आपको 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस for 4 to 5 questions. Only then you will be able to do it correctly. 4-5 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको इजीली ये IRR हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे मेथड्स कर लिए हैं और 2 क्वेश्चंस भी मैंने कर लिए हैं। आई हैव सेंड यू 2 क्वेश्चंस। मोर क्वेश्चंस आई विल बी सेंडिंग यू इन द ग्रुप, जैसे मैं सॉल्व करके ना आपको और भेजूंगा। लेकिन व्हाट इज रिक्वायर्ड, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। 4.2 ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ऑलमोस्ट
सारे मेथड कवर हो रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न कीजिए, अच्छी तरह से इसको देखिए और समझिए, और एक दो बार इंडिपेंडेंटली भी करने की कोशिश कीजिए इसी क्वेश्चन को, विदाउट लुकिंग एट द आंसर, बिना आंसर को देखे हुए। तो आईआरआर में डिसीजन मेकिंग कैसे है? आईआरआर में भी उसी तरह से डिसीजन है जैसे कि एआरआर वगैरह में। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर 8% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 8% है और आईआरआर हमारा 9% है, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कंपेयर इट विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इफ और द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में प्रबंधक कहते हैं कि हमें 8% का रिटर्न चाहिए, 8%, तो इसमें 9% आ रहा है, तो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मैनेजमेंट कहती है नहीं, हमें 10% का रिटर्न चाहिए, तो ये कम रिटर्न दे रहा है 9%, तो इस केस में हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, वी विल रिजेक्ट दिस प्रपोजल। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग टुडेज क्लास। नाउ it is time for your problems. Any question, queries, any difficulty in today's class, anything which is not clear? Okay, you can go ahead with your questions. Divyani, it is already good morning, so rather you can ask the questions. Yashashvi sir, 30,000 and ये 30, हाँ ये क्यूमुलेटिव है बच्चे, क्यूमुलेटिव यानी कि जैसे पिछले साल की जो प्रॉफिट है उसमें अगले साल का सी फैट ऐड कर दोगे तो क्यूमुलेटिव आ जाएगा। मैं अभी इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आप शायद क्यूमुलेटिव ही पूछ रहे हो लास्ट वाला। तो 10,000 प्लस अगले साल का जो प्रॉफिट है वो ऐड करोगे तो ये आ जाएगी, फिर उसमें अगले साल का प्रॉफिट करोगे तो ये आ जाएगी 33,000, फिर उसमें अगले साल का प्रॉफिट ऐड करोगे तो ये आ जाएगी 46,500। क्यूमुलेटिव करते हैं इसको, बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। दीज आर द क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। कैश फ्लो ये दे हुआ है, ये इसमें से ये ऐड करो, फिर अगली बार ये ऐड करो, तो ऐसे ऐड करते जाओ एक एक स्टेप बढ़ के। दीज आर नोन एज क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। आई होप योर आंसर इज, आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, हाँ जी। एनपीवी में बच्चे पहले आपको सी फैट कैलकुलेट करना है। सी फैट कैलकुलेट करके आप एनपी, सी फैट कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आपने पिछली वाली क्लास मिस कर दिया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कीजिए, पैट, उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दीजिए, सी फैट। सी फैट कैलकुलेट करने के बाद हमको जो भी डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 10% डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, तो टेबल ले लेंगे हम, उसमें से वैल्यू को नोट करेंगे और सी फैट के सामने लिखते जाएंगे। एक साल के बाद इतना 9.909, 2 साल के बाद 0.826, थर्ड ईयर के बाद 0.751, ये हमने टेबल में से लिए फिगर। तो सी फैट को जब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसका टोटल कर लेंगे, टोटल हमने किया तो 48 समथिंग आया, लेकिन हमारा आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो इसका मतलब नेगेटिव में एनपीवी आएगी। ठीक है, हाँ आईआरआर बच्चे अभी ना 2-3 क्लासेस आपको लगेंगी, तो मेरे पास एक वीडियो भी है, आई विल ट्राई टू सेंड यू दैट वीडियो इन द ग्रुप। लेकिन देखिए आईआरआर को करना है ना, तो आपको 3-4 क्वेश्चन पहले, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ के कीजिए। फॉर्मूला भी मैंने आपको भेज दिया है, प्रोसेस भी आपको बता दिया। तो हमको जितनी कॉस्ट है ना उसके बराबर हमें एक डिस्काउंट रेट ढूंढना है जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल उतनी कर दे जितनी की हमारी कॉस्ट है। तो 10% पे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई है 48,000, हमको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू 50,000। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर हमको बढ़ानी है तो डिस्काउंट रेट को कम करना पड़ेगा। तो हमने 10 से 9 किया और देखा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है।
प्रेजेंट वैल्यू इस केस में आई 50,000 से ज्यादा। तो अब एक फिगर हमारी 50,000 से कम है, एक फिगर 50,000 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है जो IRR है वो 9 और 10 के बीच में है। इट इज बिटवीन 9 एंड 10। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो इंटरपोलेशन आई हैव दिस टेक्निक इज यूज। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि इंटरपोलेशन को कैसे ही लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9 और 10 में से लोअर कौन सा है? 9। प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट यानी कि 9% पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 9% पे माइनस आउटफ्लो 50,000। प्रेजेंट वैल्यू 9% पे निकली थी 50,083। प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट 50,083 माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट 10%। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है IRR कैलकुलेट करने के लिए। दिस फॉर्मूला इज नोन एज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इंटरपोलेशन ही इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि दो रेट्स के बीच को जो एग्जैक्ट रेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए इंटरपोलेशन टेक्निक यूज होती है। ओके, okay, I will send one question. In book also lot of questions are available. If you have the book, Tanya, lot of questions of this type are available in the book for practice purpose. Just go through the book. Otherwise, I will be sending some questions in the group. Okay, thank you. That's why I am sending you. Sometimes picture may not be clear, but that's why I'm sending you all the notes and all the answers in advance. जो भी क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ वो सारी चीजें आपके पास एडवांस में पहले पहुंच जाती हैं, ताकि अगर पिक्चर में कुछ क्लैरिटी नहीं है तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको नोट्स भेजता हूँ उसको आप उसको प्रिंट करवा लो या देख लो कहीं और तरीके से, उसको अपने पास रखो उसकी कॉपी एक, या किसी और मोबाइल में ट्रांसफर करके वो मोबाइल भी अपने साथ रख सकते हो। ठीक है, ओके। आयुषी त्यागी सर प्लीज, हाँ कुछ क्वेश्चन तो पूछा नहीं आपने। आयुषी, आयुष त्यागी, व्हाट्स योर क्वेश्चन? ओके, आयुष त्यागी नो क्वेश्चन, खाली लिखा है सर प्लीज। हाँ, IRR का फॉर्मूला मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया बच्चे, आप देख सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला, आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस। आप लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दोनों इंटरेस्ट में से लोअर कौन सा है, कम कौन सा है? 9 और 10 में से कम कौन सा है? 9। प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, 9% पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? माइनस आउटफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट 9% पे कितनी है? माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर, 10 माइनस 9। ये फॉर्मूला है IRR का। ओके, Ayush Tyagi, what I should tell you? You are not. What is ARR? Average rate of return. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने भेज दिया, सेंड कर दिया है। आई हैव सेंड दीज क्वेश्चंस इन द ग्रुप। PDF नहीं, मैंने फोटो खींच के भेज दिया। हर टॉपिक के क्वेश्चन भेज दिए बच्चे, जो भी टॉपिक करवाऊंगा उसके क्वेश्चन भेज दूंगा। हाँ प्रीति, यू कैन हैव माय नंबर, इट इज, आप नोट कर लीजिए प्रीति, 7011039821। उसमें मुझे एक मैसेज सेंड कर दीजिए, आई विल सेंड यू द ग्रुप लिंक। 7011039821। बच्चे, WhatsApp group, I have created a WhatsApp group on which I am sending all the notes.
हाँ, अनसॉल्व भी भेज दूंगा मैं, भेज दूंगा। यस, वैसे अनसॉल्व बुक में से देखने पड़ेंगे आपको, फिर भी मैं भेज दूंगा सम क्वेश्चन। ये नंबर नहीं मुझे भेजो बच्चे, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं नंबर ऐसे ही नहीं लिखूंगा। अरे व्हाट्सएप ग्रुप बताया था। अगर 50,000 से कम IRR तो बेटा बहुत कम है। 50,000 नहीं, आप प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हो, तो अगर 50 से कम आएगा तो फिर हम 8% देखेंगे। काजल, अगर ये सेकंड 9% पे भी 50,000 से कम आता तो फिर हम 8% से देखते। इसको इसलिए बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। अंकिता, ओके, थैंक यू। शदावरी का एक ही क्वेश्चन है बार बार। हाँ, यू कैन टेक 8। निखिल, वेरी गुड क्वेश्चन। आप 9 की बजाय 8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में जो सेकंड पार्ट हो जाएगा ना, 10 - 8 हो जाएगा। लोअर रेट 10, हायर रेट 10 और लोअर 8। आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है निखिल, यू कैन अटेम्प्ट इट एट 8%। 10% की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, ऑलरेडी वी हैव द वैल्यूज ऑफ 8%, 10%। इंस्टेड ऑफ 9 यू कैन यूज 8। 8 करोगे तो 8 पे भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। यू कैन यूज 8। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। दीपक, आई हैव सेंड यू द नंबर। आप नंबर में मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं भेज दूंगा ग्रुप। 7011039821। You can send me a message, WhatsApp. I will add you in the group. Please send me a message. I will add you in the group. Not a problem. Notes already are there in the group. All the notes, all the questions which we have discussed so far are available in the group. Some videos are also available. Okay. I hope no more question. Pushpinder, 9.5 कैसे ले सकते हो बच्चे? यहाँ तो 8 लो या 9 लो। जो ये पॉइंट वाली चक्कर है ना, ये नहीं लेना। आप 8% ले लो या 9% ले लो। पुष्पिंदर, आई होप यूर आंसर, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। बच्चे, मैं कितनी बार रिपीट करूं? 7011039821। थैंक यू। सृष्टि कट्याल, सर के बेसिस को कैसे डिसीजन लेते हैं? हाँ, कि आईआरआर को कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो हमारा आईआरआर 9% है, तो रिजेक्ट कर देंगे। Okay, thank you all of you. Now I am going to leave. Time is over.